तुम्हारा अन्नदाता। पग पग पर है संग तुम्हारे अन्नदाता। लहू किसानों का बन के पसीना सींचता है धरती का सीना। मेहनत का तेरी हक दिलवाने, नई तकनीक नई खोज बताने। पशुधन को गुणवान बनाना, पौध सुरक्षा को सिखलाना, खेती के सब गुर समझाने, भारत का सरताज बनाने। आठों पहर है संग तुम्हारे अन्नदाता अन्नदाता। सुप्रभात। सूरज की पहली किरण और पक्षियों की कलर ध्वनियों के साथ मैं सुदेश नैन आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत करती हूं। चलिए सबसे पहले देखते हैं क्या है विशेष आपके लिए आज के कार्यक्रम में। जौ की उन्नतशील प्रजातियां एवं बुआई की तकनीक। पान बरेजे में बदलते मौसम के अनुसार अपनाए जाने वाले प्रबंधन कार्य। आंवला की फल तुड़ाई एवं तुड़ाई के उपरांत के प्रबंधन। खाद्यान्न फसलों के अंतर्गत यदि रबी मौसम में बोई जाने वाली फसलों की बात की जाए तो जौ की खेती सिंचित एवं असिंचित दशा में की जाती है, परंतु कुछ ही किसान भाई संस्तुत प्रति एकड़ 8 से 20 क्विंटल उत्पादन ले पाते हैं और अधिकतर किसान भाई तो इसके काफी कम उत्पादन प्राप्त करते हैं तथा अधिक लागत खर्च करते हैं। और यदि इसके कम उत्पादन के कारणों पर गौर करें तो पाएंगे कि जौ की बुवाई की सही तकनीकियों को न अपनाकर पुराने लोकल व बिना भूमि की तैयारी किए असंतुलित उर्वरकों का प्रयोग कर विलंब से बुवाई करते हैं, जिसका परिणाम यह होता है कि खेत में बीज का कम जमाव, खरपतवारों की अधिकता एवं कमजोर पौध संख्या देखी जाती है। अंततः किसान भाइयों को वो उत्पादन नहीं मिलता है जो कि मिलना चाहिए। ये प्रसाद है और मैं किसान हूँ और मैं जौ की खेती कुछ करना चाहता हूँ और मेरी ज़मीन कुछ ऐसी उसर टाइप में है, तो आपसे पसंद करना चाहते हैं कौन कौन सी वैरायटियाँ लें उसमें हम कि जो कि हमको लाभ मिले। अतः अब बात आती है कि जौ की उन्नतशील बुवाई किस प्रकार से करें जिससे स्वस्थ पौध जमाव के साथ अधिक उत्पादन मिले। इसकी जानकारी दे रहे हैं कृषि विज्ञान केंद्र हरदोई के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर विनोद कुमार। किसान भाइयों, आजकल जो रबी का मौसम है आप लोग देख रहे हैं कि इसमें रबी फसलों की बुआई का समय चल रहा है। उपयुक्त प्रजातियां लेके सही फसल का चुनाव करके आप बुआई कर सकते हैं। इसके लिए पहली जुताई आप मिट्टी पलट हल या हैरो से पूरा खेत को अच्छे से काट के उसमें घास वगैरह सब मिला के उसके बाद में 2 या 3 जुताइयाँ देसी हल या कल्टीवेटर से करने के बाद पाटा लगा देते हैं। पाटा लगा के आपकी खेत में जो नमी है वो पर्याप्त मात्रा में सुरक्षित हो जाती है। तो इसके लिए आपको कुछ प्रजातियों की ज़रूरत पड़ेगी। खासतौर पर ऊसर क्षेत्र के लिए या सिंचित अवस्था के लिए आपके लिए कुछ महत्वपूर्ण प्रजातियां हैं, जैसे ज्योति है, हरितिमा है, मंजुला है, आज़ाद है। इस तरह की कुछ प्रजातियां हैं जो कि अच्छी हैं। कल जो मार्केट ट्रेंड है उसमें छिलका रहित जौ की जो प्रजातियां हैं वो खास तौर पे लोगों की डिमांड रहती है। अक्सर क्विका रोड वगैरह में ये सब यूज होती हैं। तो इसके लिए गीतांजलि नाम की एक प्रजाति है या नरेंद्र 5 है। इस तरह की प्रजातियाँ का अगर आप चुनाव करेंगे तो आपको अच्छी फसल के साथ साथ में सही गुणवत्ता युक्त फसल मिलने की संभावना रहेगी। बीज दर है, बीज दर सामान्य अवस्था में 80 से 100 किलोग्राम पर हेक्टेयर ली जाती है, लेकिन अगर आपका खेत उसरीला है तो उसमें बीज की थोड़ी मात्रा बढ़ जाती है। ऐसी अवस्था में आप 100 से 110 केजी पर हेक्टेयर के हिसाब से बीज दर का चुनाव कर सकते हैं। ये जो बीज आपने लिया है इसका बीजोपचार करना बहुत जरूरी है। इसके बाद इसको करने की एक निश्चित तकनीक है, उस तकनीक को FIR तकनीक बोलते हैं।
तो पहले नंबर आप जो करेंगे वो होगी कवकनाशी या फंजीसाइड। तो फंजीसाइड के लिए थीरम, कैप्टान या बावस्टीन, इन जो कवकनाशी हैं इनकी 2 से 3 ग्राम मात्रा प्रति किलो बीज के हिसाब से आप जो है बीज का उपचार कर सकते हैं। दूसरा इंसेक्टिसाइड जो मैंने आपको पहले बताया, चूँकि ये दलहनी फसल नहीं है इसलिए इसमें राइजोबियम की कोई ज़रूरत नहीं है। जो दूसरा महत्वपूर्ण बात आती है वो होती है उर्वरक। आप उर्वरकों का प्रयोग कितना करेंगे, तो इसके लिए आप 40 से 50 किलोग्राम नाइट्रोजन और 20 से 30 किलोग्राम फास्फोरस और 20 किलोग्राम लगभग पोटास की आवश्यकता प्रति हेक्टेयर के हिसाब से पड़ती है। तो ये जो मात्रा है इसका आप आधी नाइट्रोजन, पूरी फास्फोरस, पूरी पोटास का उपयोग बुआई से पहले बढ़िया से उसमें खेत में मिला देंगे। किसान भाइयों, ये जो जौ है, जौ का उपयुक्त बुआई का समय है 15 अक्टूबर से लेके 15 नवंबर तक का समय रहता है। जैसे पहले आपने देखा होगा कि हल के पीछे देसी हल से आप बुआई करते थे। बुआई की विधि में आप चाहे तो आप सीड ड्रिल का उपयोग कर सकते हैं। 20 सेंटीमीटर लाइन से लाइन और 10 से 15 सेंटीमीटर पौधे से पौधे की दूरी आपको मेंटेन करने पे आपके खेत में प्रति हेक्टेयर जो पौध संख्या होनी चाहिए वो पर्याप्त होगी और आपको भरपूर मात्रा में उपज मिलेगी। बीज की गहराई का निर्धारण मृदा में उपलब्ध नमी के आधार पर किया जाता है। अगर खेत में पर्याप्त नमी है तो आप 4 से 5 सेंटीमीटर या 6 सेंटीमीटर तक की गहराई आप रख सकते हैं। तो इस प्रकार से आप हमारी बताई हुई बातों पे ध्यान देंगे तो इस आपके खेत में बढ़िया से जौ की फसल आपको मिलेगी भरपूर उत्पादकता के साथ में। बुंदेलखंड की व्यावसायिक फसल पान की खेती कर इस क्षेत्र के किसान भाई काफी लाभान्वित हो रहे हैं। अतः जिन किसान भाइयों ने पान की खेती की होगी उनकी पान की फसल से निरंतर गुणवत्ता युक्त अधिक पान के पत्ते की प्राप्ति हो सके। इसके लिए आवश्यक है कि पान के बरेजे में समय समय पर समसामयिक क्रियाओं को सही प्रकार से संपादित किया जाए। अतः इस समय पान की फसल में कौन कौन से समसामयिक क्रियाओं को संपादित करना है जिससे कि इस प्रकार की समस्या न आए, इसलिए इस विषय पर जानकारी दे रहे हैं औद्योगिक पान प्रशिक्षण केंद्र महोबा के विषय विशेषज्ञ डॉक्टर I.A. सिद्दीकी। अपने किसान भाइयों को मैं बताना चाहूँगा कि इस समय जो सबसे अहम बिंदु है वो ये है, इस पान की फसल के लिए ज्यादा पानी वो एक किस्म से नुकसानदायक हुआ और जैसे ही मौसम खुला और मौसम में धूप निकली और टेम्परेचर वातावरण तापक्रम बढ़ा तो आपने देखा कि तमाम किसान भाइयों के बरेजों की जो बेलें हैं वो सूखना शुरू हो गई और उसमें जिसको आप लोग सूखा कहते हैं उसको लीफ राट और फूट राट नामक एक रोग होता है। उस तरह से पत्तियां उनकी जो पान बेल की जो बेल थी वो संक्रमित हुई। तो ऐसे तमाम किसान भाइयों को मैं बता दूं कि अगर इस तरह के लक्षण दिख रहे हैं कि आपकी की पूरी पान बेल नीचे से ऊपर तक सूख रही है, इसका मतलब है कि उसमें फाइटोप्थोरा फूट रॉट बीमारी है वो लग चुकी है और ये एक महामारी के रूप में फैलती है। इस तरह की तमाम बेलों को आप जड़ सहित निकाल लें और निकाल कर एकत्र कर लें और उसको बरेजे से बाहर ले जाकर उसको कहीं गड्ढा खोदकर उस पान बेल को दबा दें ताकि उनसे अन्य जो है पान बेल हमारी रोग उसमें ना फैल। जहाँ से जड़ सहित आपने कोशिश करी थी बेल निकालने की और आप बेल निकाल चुके हैं उस जगह पे आप अच्छी बाहर से मिट्टी लाइए और इसमें मिट्टी डाल दी और मिट्टी डालने के बाद फिर आपको दवा का छिड़काव करना होगा। तो दवा की छिड़काव के लिए अच्छा है कि आप कॉपर ऑक्सीक्लोराइड इसको आप लाइए और 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से आप पूरे पान बेल में इसका छिड़काव कर दीजिए और आपने जहां जहां से वो आपने पान बेल उखाड़ी थी और उसमें नई मिट्टी डाली थी उतने स्थान पे उसके आसपास का स्थान लेते हुए ड्रेंचिंग कर दीजिए। इसके बाद दूसरा रोग मैंने आपको बताया है कि जिसमें आप देखते हैं कि पत्तों में छोटे छोटे धब्बे आते हैं, कत्थई रंग के धब्बे होते हैं और पीले रंग से घिरे रहते हैं। आगे चलकर ये धब्बे अनियमित आकार के टेढ़े मेढ़े अपना आकार बढ़ाना प्रारंभ कर देते हैं और जब इसका प्रकोप होता है इस बैक्टीरिया का तो पूरी पान बेल में इसके लक्षण दिखाई देते हैं। इस बैक्टीरिया ब्लाइट से जो ग्रसित पान बेल होती है उसकी गांठें समान बेल से ज्यादा
फूली हुई होती हैं और बेल अपनी काली हो जाती है। और इससे बचने के लिए आपको इसमें भी इस तरह की पान बेल को उखाड़कर जड़ सहित थोड़ी सी सारी पान बेलों को एकत्र कर लें और बाहर ले जाकर सावधानी पूर्वक मिट्टी में दबा दें। इसके बाद फिर आता है इसका प्रबंधन की बात। तो प्रबंधन के लिए एंटीबायोटिक का इस्तेमाल किया जाता है। आप स्ट्रेप्टोसाइक्लिन दवा ले लें और ये 6 ग्राम का पैकेट आता है। 30 लीटर पानी में आप इसका घोल बनाएं और घोल बना के आप इसका छिड़काव कर दें और इस छिड़काव को आपको 25 दिन के अंतराल पर करना ही है। अब बात आती है कि वर्षा के बाद आपने देखा होगा कि जो आपकी पान बेल जहाँ लगी थी, जो लाइन बनाई थी आपने, जिसको आप लोग स्प्रे कहते हैं, उसमें आप वर्षा के कारण जगह जगह मिट्टी कट गई है। अब समय आ गया है कि आप ऐसी तमाम पंक्तियों को देख लें और उसमें जो 2 पंक्तियों के बीच में खाली स्थान है उधर फावड़े से मिट्टी दोनों ओर चढ़ा दें। मिट्टी चढ़ाने से क्या होगा कि जो आपकी जड़ें खुल गई हैं वो जड़ें ढक जाएंगी और पान आपका और अच्छा चलेगा। एक और आपको बताना चाहता हूँ कि इस समय एक किस्म का शिकायत आती है किसानों के बरेजों में कि आप देखिए पान के पत्तों की निचले सतह पर आप देखेंगे छोटे छोटे सफेद रंग के छोटे बिंदुओं की तरह एक अजीब किस्म की वृद्धि दिखाई देती है। और अगर इसका प्रबंधन समय रहते न किया गया तो आगे चलकर क्या होगा कि ये पान लाल हो जाते हैं। इसको हमारे किसान भाई अपनी भाषा में, उनकी भाषा में बता दूं, वो ये कहते हैं कि हमारे पान में आड़ी बन रही। ये दरअसल होता क्या है कि माइट्स नेकेड, जो कि आंखों से दिखाई नहीं देता है, कीड़ा है, तो ये पत्ती की निचली सतह पे जब चलता है तो उस जगह पे उसके सलाइवा से, उसकी लार से उसमें इंजरी हो जाती है, खरोंच बन जाते हैं और उसी जगह पे इस तरह की शिकायत आती है। उसके लिए आवश्यक है कि आप जो है अपने जो पान बरेजे हैं उसमें माह में एक बार डाइमेथोएट आधा ml 1 लीटर पानी में आप डालें। माह में एक बार इसका छिड़काव कर दें और छिड़काव इस तरह करें कि पत्ती की निचली सतह में भी दवा जाए और ऊपर से भी दवा आए। इस छिड़काव के 3 दिन बाद आप एक आता है घुलनशील गंधक, वेटेबल सल्फर पाउडर। इस घुलनशील गंधक को आप कृषि रक्षा केंद्र से क्रय कर लें और 3 ग्राम प्रति लीटर की दर से कीटनाशक दवा डालने के 3 दिन बाद आप इसका छिड़काव कर दें। तो एक ही बार की छिड़काव में आप देखेंगे कि आपके पान के पत्ते लाल होने से बच जाएंगे। कार्यक्रम में लेंगे एक छोटा सा कमर्शियल ब्रेक, जल्द लौटेंगे कुछ और जानकारियों के साथ। हम लाएंगे बदलाव। स्वयं एग्रो पेश करते हैं विदेशी तकनीक से बना स्पेशल स्टील टेम्पर ब्लेड, एक्सपोर्ट क्वालिटी हैवी ड्यूटी गियर वर्क्स, भारत का एकमात्र डीजल और समय की बचत करने वाला स्वयं रोटावेटर। जीवनदायी पोटाश का है वरदान, क्योंकि इससे मिले पोटेशियम पौधों में कीड़े मकोड़े एवं बीमारी के दुष्प्रभाव को कम करता है और साथ ही फसल को ज्यादा पैदावार और अच्छी गुणवत्ता के साथ उपज देता है। यानी लाभ ही लाभ। IPL पोटाश यानी असली पोटाश। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी दर्शकों का अन्नदाता कार्यक्रम में स्वागत है। बढ़ते हैं अगली प्रस्तुति की ओर। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि मसाला वर्गीय फसल में मेथी की खेती हमारे प्रदेश के लगभग सभी क्षेत्रों में की जाती है और इसकी बाजार में हरे पत्ते एवं दाने दोनों का हमेशा मांग बना रहता है। और यदि पत्ते वाली मेथी की बात करें तो इसकी बुआई कर कम समय में किसान भाई अच्छे लाभ की प्राप्ति करते हैं, परंतु कभी कभी बुआई में किए जाने वाले प्रबंधनों में लापरवाही के कारण किसान भाइयों को हानि का सामना करना पड़ता है। तो अब आइए अब नजर डालते हैं उन छोटी लापरवाहियों पर जिसमें मुख्य रूप से देखा जाता है कि हमारे किसान भाई मेथी की खेती हेतु गलत खेत का चयन, लोकल बीजों का चुनाव,
असंतुलित मात्रा में खाद उर्वरकों का प्रयोग, बुआई हेतु सही तकनीक का प्रयोग न करना देखा जाता है, जिसके परिणाम स्वरूप बीजों का कम जमाव, खरपतवारों की अधिकता से फसल विभिन्न प्रकार के रोग एवं कीटों से भी ग्रस्त हो जाती है तथा आशानुरूप उत्पादन की प्राप्ति नहीं हो पाती। अतः किसान भाइयों, मेथी की बुआई के समय कौन कौन सी विधियों को अपनाना है जिससे उत्पादन अधिक से अधिक प्राप्त हो, इसकी संपूर्ण जानकारी के लिए देखिए कार्यक्रम का यह अंश। मेथी की सब्जी के बारे में, इसके महत्व के बारे में आपको जानकारी होगी कि इसको दो तरह से मसाले के रूप में भी प्रयोग करते हैं और पत्ती के रूप में भी हम सब्जी के लिए इस्तेमाल करते हैं। इसको उगाने के लिए सर्वप्रथम बात करते हैं भूमि एवं उसकी तैयारी की। इसको सामान्य पीएच मान 6 से 7 पीएच वाली भूमि के लिए प्रमुख रूप से दोमट अथवा हल्की भूमियों का चयन करते हैं। इसके लिए 3-4 जुताई कल्टीवेटर से करने के उपरांत खेत समतल कर लेते हैं। अब बात आती है उन्नतशील प्रजातियों की। तो जैसा कि किसान भाई जानते हैं कि इसकी बहुत अधिक प्रजातियां प्रचलन में नहीं हैं, फिर भी पूसा अर्ली बंचिंग, पूसा कस्तूरी, प्रभा, CO1, कस्तूरी मेथी का भी विशेष महत्व है। इसको मसाले के रूप में इसकी पत्तियों को सुखा करके हम इस्तेमाल करते हैं। अब हम बात करते हैं बीज दर की। जब भी हम बीज के लिए अगर उत्पादन के लिए मेथी की बुआई करते हैं तो उसके लिए 20 से 25 किलोग्राम की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से पर्याप्त होती है। लेकिन अगर हम पत्तियों की दृष्टि से, साग भाजी की दृष्टि से अगर इसका उत्पादन करते हैं तो इसके लिए 30 से 35 किलोग्राम बीज की मात्रा प्रति हेक्टेयर की दर से आवश्यक होती है। बीज बोने से पहले हमें बीज का शोधन करना आवश्यक होता है। तो इसके लिए 2 ग्राम थीरम अथवा 2 ग्राम बविस्टीन प्रति किलोग्राम बीज की दर से शोधित करके बोना चाहिए। शोधित कर लेने के बाद जो बीज जनित बीमारियां हैं उनसे बचत होती है, उनके लगने का संभावना खत्म हो जाती है। अब बात आती है उर्वरक प्रबंधन की। मेथी की खेती के लिए 150 क्विंटल प्रति हेक्टेयर की दर से सड़ी हुई गोबर की खाद खेत की तैयारी के समय ठीक प्रकार से भूमि में मिला देनी चाहिए। इसके अलावा अंतिम जुताई के समय 25 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 किलोग्राम फास्फोरस प्रति हेक्टेयर की दर से खेत में देना चाहिए। प्रत्येक कटाई के बाद 25 किलोग्राम नाइट्रोजन की टॉप ड्रेसिंग करनी चाहिए। सितंबर माह के प्रारंभ से ही लेकर के और जनवरी माह तक हम इसकी बुआई करके कई बार में काट करके कटाई करके भी हम पत्तियों को मार्केट में बेचते हैं। तत्पश्चात 20 से 25 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बना करके इसकी बुआई करते हैं। अगर हमें बीज के लिए मेथी उगाना होता है तो इसके लिए हम 30 से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर लाइन बनाते हैं। इस प्रकार से जब भी हम पत्तीदार फसल के लिए इस्तेमाल करते हैं तो इसका महत्व और बढ़ जाता है, क्योंकि ये 1 से 1.5 महीने के बाद तैयार हो जाती है, मार्केट में उपलब्ध हो जाती है। आंवला की बागवानी अपने उत्तर प्रदेश राज्य में प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, इलाहाबाद जिलों सहित बुंदेलखंड क्षेत्र में व्यापक पैमाने पर स्थापित की गई है। इस समय फलन अवस्था वाले आंवला के बाग में फल लगे हुए हैं और अगेती किस्मों के फल की तुड़ाई का समय चल रहा है। अतः बागवान भाइयों, आंवला फल की तुड़ाई एवं तुड़ाई उपरांत किए जाने वाले प्रबंधनों को सही प्रकार से क्रियान्वित करके ही आप बाजार से
आंवले से अधिक मूल्य की प्राप्ति कर सकते हैं। परंतु बागवान भाइयों द्वारा तुड़ाई के बाद किए जाने वाले कार्यों जैसे छटाई, श्रेणीकरण, पैकिंग इत्यादि कार्यों पर विशेष ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण आंवले का उचित बाजार मूल्य नहीं मिल पाता। फलस्वरूप आंवले की बागवानी से वह लाभ नहीं मिल पाता जो कि मिलना चाहिए। अतः आंवले से अधिक मूल्य की प्राप्ति के लिए आंवले के तुड़ाई एवं तुड़ाई उपरांत किए जाने वाले प्रबंधनों पर प्रकाश डाल रहे हैं डॉक्टर प्रदीप कुमार। अभी जो फल लगे हैं वो बहुत ज़्यादा है। जब पौधे पर फल लगते हैं तो शाखाएं टूट जाती हैं, विशेषकर नरेंद्र आंवला 7 में ये गुण है। तो इन पौधों से या जो नरेंद्र आंवला 10 है उस पर भी बहुत ज़्यादा फल लगते हैं। तो बड़े फलों को तोड़ करके बाज़ार में भेजने से अच्छी आमदनी पहले अगेती फसल के रूप में मिल सकती है। दूसरा कि इन फलों को जब तोड़ते हैं तो बहुत सावधानी से तोड़ते हैं, इसमें चोट ना लगने पाए ध्यान दिया जाता है। ऐसे फल कत्थई और काले पड़ जाते हैं, बाज़ार में उसकी गुणवत्ता गिर जाती है। उससे बनाए जाने वाले उत्पाद हैं जैसे च्यवनप्राश है, त्रिफला है या और जो उत्पाद है बाज़ार में जैसे हम अचार मुरब्बा बनाते हैं उसकी गुणवत्ता गिर जाती है। तो किसान भाई ध्यान रखें को किसी जाली के द्वारा तोड़ते हैं या हाथ से तोड़ करके उसको किसी सही टोकरी या क्रेट में रखा जाता है। कभी कभी ऐसे भी होता है जब ओस होती है तब पौधों से फल नहीं तोड़ना चाहिए, क्योंकि ओस जो है के समय पे पत्तियां जो है फल पर चिपक जाती हैं और अगर फल पर पत्ती चिपकी रह जाती है और वो हम भंडार में रख देते हैं तो उसमें सड़न शुरू हो सकती है। इसलिए जो है ऐसे समय जो है फलों को तोड़ें जब सूर्य के प्रकाश हो और आसानी से जो है वो उस पर ओस ना हो, और फल को जो है उस अवस्था में जो है तोड़ के और ग्रेडिंग करके जो है बाज़ार को ले आएँ ताकि उसको अच्छी तरीके से जो उनका आर्थिक लाभ प्राप्त हो सके। पैकिंग करते समय ध्यान दें कि बड़े फल और मीडियम साइज़ के और छोटे फलों को अलग अलग कर लेते हैं और इनमें जो सड़े या टूटे या चोट खाए हुए फल होते हैं उनको अलग रखते हैं। और अलग अलग भंडारण करने से, अलग अलग पैकिंग करने से हमें बाज़ार में अच्छी आय हो सकती है। जो फल हैं देख लें 5, 6, 7 सेंटीमीटर व्यास वाले जो पौधे फल हैं वो बड़े आकार के हैं और 4 से 5 सेंटीमीटर या बल्कि जो मीडियम साइज़ के उनको रखें, और जो 4 सेंटीमीटर व्यास से छोटे साइज़ के फल हैं जैसे कंचन वैरायटी है या चकैया में छोटे फल हैं, उन फलों का आकार जो है छोटी श्रेणी में आता है। तो फलों का आकार को देख करके बड़े, मध्यम और छोटे आकार के फलों को 3 श्रेणियों में बांट करके बाज़ार में जो है ले जाना चाहिए। और फिर इसको जो है गत्ते के पैकिंग में जिसमें कि कागज़ की कतरन डाली जाती हैं उसमें सही रूप से जो है 3/4 लगभग जो है भर करके और फलों को बाहर भेजा जाता है। ध्यान ये भी रखना चाहिए कि जब फल बाहर भेजे जाते हैं तो रात के समय जो है परिवहन का कार्य करना चाहिए। जब कम तापक्रम होता है, मौसम में नमी होती है तो फलों में ज़्यादा पानी नहीं उड़ता और फल जो है स्वस्थ बने रहते हैं। दूसरा किसान भाई ये भी कर सकते हैं कि जैसे कि व्यवसायिक रूप में जो फल बाज़ार में आते हैं उसमें मोम की परत होती है 500 ppm, 750 ppm, 1000 ppm। तो इसका घोल जो मोम का होता है उसको अगर चढ़ा देते हैं तो हल्की परत झिल्ली जैसी बनती है। ऐसे साधारणतः दिखाई नहीं देती लेकिन फल को वो सूखने से बचाती है और फल काफ़ी दिनों तक 10-15 दिनों तक जो है बाज़ार में आसानी से बेचे जा सकते हैं, परिवहन आसानी से हो जाता है। किसान भाइयों, जैसा कि हमारे पास जो आंवला हम तोड़ते हैं तो कुछ फल जो है ख़राब हो जाते हैं, टूट जाते हैं, तो ऐसे फलों को उबाल करके और हम जो है उसका अचार बना लेते हैं। और दूसरा ये है कि अगर फल दागदार हो जाते हैं या ख़राब हो जाते हैं तो ऐसे फलों को सुखा करके हम उसका चूर्ण तैयार कर लेते हैं जो कि आंवले के चूर्ण का रूप में और त्रिफला चूर्ण के रूप में काम में लाते हैं, जिससे कि वो पेट के असाध्य रोगों को भी दूर करता है और जो है सुपाच्य बनाता है, जिससे कि इसका आयुर्वेद में जो उपयोग है वो दवाई के रूप में कर सकते हैं। तो इसका कोई भी भाग जो है वो ऐसे फेंकना नहीं चाहिए, बल्कि उसका जो है हम उत्पादों के रूप में या उसके चूर्ण के रूप में उसको प्रयोग में ला सकते हैं। अन्नदाता हेल्पलाइन निःशुल्क फोन संपर्क सेवा के माध्यम से पूछे गए प्रश्नों में से चयनित प्रश्न और उसका जवाब इस प्रकार है। निःशुल्क अन्नदाता हेल्पलाइन में आज जो प्रश्न शामिल किया गया है उसे पूछा है खटीमा उधम सिंह नगर से राहुल खेतान ने। आप बटन मशरूम की उत्पादन तकनीक पर जानकारी चाहते हैं तो इसके लिए हम आपको बता दें कि
मशरूम उत्पादन आज स्वरोजगार का एक अच्छा साधन बन गया है, जिसमें से श्वेत बटन मशरूम की प्रजाति का उपयोग सबसे ज्यादा होता है। बटन मशरूम की यह प्रजाति अगेरिकस बाइस्पोरस के नाम से जानी जाती है। पहाड़ी व तराई क्षेत्र में बटन मशरूम को अक्टूबर से मार्च तक तथा मैदानी क्षेत्रों में नवंबर से फरवरी तक उगा सकते हैं। इसके लिए आवश्यक तापक्रम 15 से 25 डिग्री सेल्सियस एवं आर्द्रता 80 से 85% तक उपयुक्त होती है। बटन मशरूम के उत्पादन तकनीक में जो सबसे महत्वपूर्ण पहलू है वह है कंपोस्ट तैयार करना, जिसमें कि दीर्घ अवधि विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विधि द्वारा कंपोस्ट बनाने में 28 दिन लग जाते हैं और इस अवधि में 8 पलटाई की जाती है। प्रायः 28वें दिन कंपोस्ट बिजाई के लिए तैयार हो जाता है। प्रति क्विंटल तैयार कंपोस्ट में 500 ग्राम से 700 ग्राम स्पान अच्छी प्रकार मिलाया जाता है। बिजाई की हुई कंपोस्ट को सेल्फ अथवा पॉलीथीन बैग में हल्का दबाकर भरना चाहिए। सेल्फ में 80 से 100 किलोग्राम प्रति मीटर तथा बैग में 10 से 15 किलोग्राम कंपोस्ट प्रति बैग भरते हैं। बिजाई की हुई कंपोस्ट को निर्जीवीकृत अखबार द्वारा ढक देते हैं। अखबारों को प्रयोग में लाने से पूर्व फार्मलिन के घोल से निर्जीवीकृत कर लेना चाहिए। बिजाई के बाद दिन में 2 बार हल्के पानी का छिड़काव अखबार के ऊपर तथा फसल कक्ष की फर्श व दीवार पर करें। बिजाई के 6 से 7 दिन पश्चात धागे नुमा फफूंदी की वृद्धि दिखाई देने लगती है, जो कि 12 से 15 दिन में कंपोस्ट की सतह को सफेद कर देते हैं। फैली हुई फफूंदी को आवरण मृदा के द्वारा ढक दिया जाता है। आवरण मृदा को बनाने के लिए कुछ सामग्री की आवश्यकता पड़ती है, जो इस प्रकार है। गोबर की खाद 2 साल पुरानी और बगीचे की मिट्टी 3:1 के अनुपात में। आवरण मृदा का मिश्रण पक्के फर्श पर ढेर के रूप में रखकर उसमें 4% फार्मलिन का घोल पानी में बनाकर अच्छी तरह मिला लें। तदुपरांत ढेर को पॉलीथीन की चादर को हटाकर आवरण मृदा को उलट पलट कर फार्मलिन की गंध को उड़ने के लिए छोड़ देते हैं। इस प्रकार 3 से 4 दिन तक आवरण मृदा को उलटते पलटते रहते हैं और संपूर्ण रूप से ढेर को फार्मलिन गंध रहित कर लेते हैं। आवरण मृदा की 4 सेंटीमीटर मोटी सतह कवक जाल युक्त कंपोस्ट के ऊपर बिछा दी जाती है। आवरण मृदा बिछाने के पश्चात 2% फार्मलिन घोल का छिड़काव इस पर करना चाहिए। आवरण मृदा के ऊपर से दिन में 1 या 2 बार पानी का हल्का छिड़काव करना चाहिए। किसान भाइयों, आवरण मृदा बिछाने के 12 से 18 दिन पश्चात मशरूम निकलना शुरू हो जाता है तथा 50 से 60 दिन तक निरंतर मशरूम निकलता रहता है। दिन में 1 अथवा 2 बार मशरूम की टोपी खुलने के पहले अंगुलियों के सहारे ऐंठ कर निकाल लेना चाहिए। हम ये उम्मीद करते हैं कि आज का कार्यक्रम आप सभी दर्शकों के लिए उपयोगी रहा होगा। किसान भाइयों, अन्नदाता आपकी सेवा के लिए संकल्परत है। कृषि संबंधित समस्या एवं सुझावों के लिए आप हमें इस पते पर संपर्क कर सकते हैं। प्रोड्यूसर अन्नदाता, ईटीवी उत्तर प्रदेश उत्तराखंड, रामोजी फिल्म सिटी, हैदराबाद 501512। साथ ही आप हमें ईमेल भी कर सकते हैं। हमारा ईमेल है annadata.up@etv.co.in। इसके अतिरिक्त आप हमें निशुल्क हेल्पलाइन नंबर 180042540885 पर शाम 5 से 6 बजे के बीच संपर्क कर सकते हैं। आज के कार्यक्रम में फिलहाल इतना ही। कल फिर इसी समय आपसे मुलाकात होगी कृषि संबंधित कुछ और जानकारियों के साथ। तब तक के लिए पूरी अन्नदाता टीम को आज्ञा दीजिए। नमस्कार।